हुआ है, वहीं पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसमें 1.5 गुना इजाफा हुआ है। लेकिन जो इस वक्त तक के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस जो है वो भी नहीं है। पाकिस्तान ने कोरोना की वबा में जिस तरीके से जो हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू दिन से जो पॉलिसी अपनाई वो बहुत कामयाब रही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मसलन आपने देखा होगा कि जो बोरिस जॉनसन हैं जो यूके के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने अब ये किया है कि वो भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं। और आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब कोरोना पीक के ऊपर है, उन्होंने अब ये किया है कि वो भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं। और आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब कोरोना पीक के ऊपर था और यूँ लग रहा था कि शायद बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो जाएगा और इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकेगा, उस वक़्त भी एक ही शख्स था जो इस पॉलिसी को लेके खड़ा हुआ और वो ये कह रहे थे कि हमें सेहत का तो देखना है लेकिन अपने मज़दूरों का भी सोचना है जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो गुर्बत का शिकार हैं, तो आप उनको मत भूलें। और हमने पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके मुताबिक नॉर्मेलिसी इंडेक्स में जो कोरोना की वबा के बाद वो ममालिक जो सबसे तेज़ी से नॉर्मेलिसी की तरफ वापस आए हैं, पाकिस्तान उनमें सर फहरिस्त है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत की पॉलिसीज़ को जाता है। और इस बार भी हमने यही फ़ैसला किया है कि ओमिक्रॉन की सूरत हाल के बावजूद मुल्क में कारोबार बंद नहीं किए जाएंगे और तमाम जो एक्टिविटी है वो जारी रखी जाएगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो हम कोरोना की इस बार भी ये जो लहर है इसको भी हम शिकस्त देने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जो SOPs हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वैक्सीन है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन के फैलाव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और उसके नतीजे में आपकी जितनी वैक्सीनेशन होगी उतना कोरोना जो है वो नीचे आता जाएगा। और एटलीस्ट कोरोना जहाँ पे जिसको हुआ भी है तो बड़ा वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की वैक्सीन हुई थी उनको जो कोरोना हुआ है वो बड़ा कम उसकी जो उनको अलामात ज़ाहिर हुई हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई हुई थी। लिहाजा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो वैक्सीन है वो लगवाएं। अच्छा, एक और बड़े इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ़ैसले में जो आज ECC की जो फ़ैसला है, 5 अरब रुपया इंडोर्स किया गया है मरदमशुमारी के लिए। और जो मरदमशुमारी है वो इस साल दिसंबर में मुकम्मल होगी। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके जो नताइज हैं वो अप्रैल मई में हुकूमत को मिल जाएंगे। दिसंबर को ये जो मरदमशुमारी है मुकम्मल होनी है और जनवरी को में फिर नई हल्का बंदियाँ जो हैं इलेक्शन कमीशन इनका आगाज़ कर सकेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो अगला इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के ऊपर होगा क्योंकि जो मरदमशुमारी है वो दिसंबर तक इस साल मुकम्मल हो जाएगी। और इस ज़मन में काबीना ने जो 5 अरब रुपए की मंजूरी जो है वो दे दी है और इस सिलसिले में काम जो है वो तेज़ी से जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके बाद जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम जो रिफॉर्म जो इस्लाहात जो हैं वो की गई हैं वो लीगल इस्लाहात हैं। काबीना ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी है। इसमें जो अभी पब्लिक के सामने जो तजावीज़ जो हैं वो पेश की जा रही हैं और उसके बाद ये पार्लिमान में जाएंगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर क्रिमिनल केस का फ़ैसला 9 महीने में करना लाजमी होगा। और अगर 9 महीने से ज़्यादा जो मुकदमा है वो ज़ेर इल्तवा रहता है तो जो सेशन जज है या जुडिशल सेशन जज है या जो मैजिस्ट्रेट है वो रीज़न्स लिख के देगा चीफ जस्टिस को कि वो ये मुकदमा 9 महीनों में क्यों ख़त्म नहीं कर सका। और इसी तरह से जो प्रोसिक्यूटर है वो अपनी वजूहात लिखेगा
और अगर प्रोसिक्यूटर की गलती हुई तो प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर जज की वजह से डिले होगा तो जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 9 महीने से ज़्यादा मुकदमा जो है उसको ज़ेर इल्तवा नहीं रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ पुलिस को बेल की पावर जो है वो दी जा रही है, और पुलिस जो है वो मुकदमात में अज खुद पहले भी ये पावर है, लेकिन उसको उस तरह से आप समझिए कि फॉर्मलाइज नहीं किया गया। पुलिस के पास इतना इख्तियार नहीं था। अब पुलिस के बेल लेने के इख्तियार जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्ली बारगेन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिमिनल लॉ में लाया जा रहा है कि जहाँ पर बहुत सारे मुकदमात, ख़ुसूसन जो हमारे फाइनेंशियल मुकदमात हैं, वो उनके ऊपर से बोझ कम हो सकेगा अदालतों का, और बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो प्ली बारगेन में जो है वो जा सकेंगे। इसी तरीके से जो SHO है उसके बारे में कहा गया है कि वो प्रेफरेबली BA होगा, और BA से कम का जो शख्स है उसको आप SHO नहीं लगाएंगे, और इसकी जो ओहदा है वो भी सब इंस्पेक्टर का जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो की जा रही है, और प्रोसिक्यूशन का जो ताकत है, इख्तियार है, उसको भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से जो फोरेंसिक लैब है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है मॉडर्न डिवाइसेस की, उसको जो है वो लाया गया है। फोरेंसिक जो है उसको जो है वो उसका रोल जो है वो बढ़ाया गया है। मॉडर्न डिवाइसेस को एविडेंस में जो है वो लाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ज़मानत के जो इख्तियारात हैं, इसके साथ जो चालान है वो पहले 14 दिन में आपने देना होता था। पुलिस के लिए बड़ा मसला था, स्पेशली जो डकैती वगैरह के केसेस हैं उनमें तफ्तीश ही ख़राब हो जाती थी, जहाँ पे आपने सिर्फ 14 दिन में चालान पेश करना है। अब उसकी मुद्दत बढ़ा के 45 दिन करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल चेक डिसऑनर का अगर केस है तो वो उसमें जो ज़मानत है, अगर आप अपनी पैसे उसने दे देते हैं तो उसके लिए ज़मानत जो है वो लाजमी कर दी गई है। सो काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो उनमें उनका आज क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जो हैं वो मंजूरी दी है काबीना ने उसकी। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर भी एक इब्तदाई डिस्कशन जो है वो हुई है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज सुबह से मीडिया ने उसमें कुछ रिपोर्ट किया है, लेकिन चूंकि अभी तक जो पूरी रिपोर्ट जो है कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अब ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, वो उसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, डेमोक्रेसी का है, स्टेट कैप्चर है। जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो कंपनियां या जो इदारे या जो मुख्तलिफ आप समझिए कि NGOs जो इस रिपोर्ट की जो रैंकिंग है वो बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उनमें जो मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें बर्टसमैन स्टिफ्टंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री इंडेक्स है, ग्लोबल इंसाइट्स बिजनेस कंडीशन एंड रिस्क इंडिकेटर शामिल हैं, PRS ग्रुप शामिल है, वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी इंस्टीट्यूशन शामिल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शामिल है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट शामिल है, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी शामिल है। अब इनमें ये जो तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है, ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। और इसके बावजूद नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि सही है गलत है क्या है, कोई शुबा ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म एक से ज़्यादा बार ये स्ट्रेस कर चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। कल भी मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने यही कहा था कि जो पाकिस्तान में ये जो तासुर है कि अमीर लोगों के लिए कानून और है, गरीब लोगों के लिए कानून और है, सबसे ज़्यादा जो हर्ट करता है
किसी परसेप्शन को वो ये तासुर ही हर्ट करता है। और इसमें जो हमारी ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा, और आज जो हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, इससे भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो बड़े मुकदमात, बड़े करप्शन के केसेस हैं, उनको कल भी मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ का जो केस है, अगर उसको बराह रास्त दिखाया जा सके और लोगों को पता चले कि वो केस क्या है, कैसे चपरासियों के नाम के ऊपर अरबों रुपए की अकाउंट ओपन किए गए, इसी तरीके से जो आसिफ जरदारी साहब की ओमनी का अकाउंट के केसेस हैं उनको बराह रास्त दिखाया जा सके। सिर्फ ये कि लोग अपनी असेसमेंट तो कर सकें कि वो केसेस हैं क्या और वो गलत बने हैं या सही बने हैं। तो इस तरह के जो इक़दाम हैं उनसे यकीनन मदद मिलेगी। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी परसेप्शन बेहतर होने में भी उस पर जो है वो मदद मिलेगी। और मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इस तरह के मुकदमात जो हैं जो जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट है, और यही नहीं है जैसे नूर मुकदम का केस चल रहा है, इसी तरीके से जो उस्मान मिर्ज़ा का केस चल रहा है, ये वो केसेस हैं जिनमें लोगों की एक परसेप्शन बनती है, मीडिया उसको कवर करता है, तो उन केसेस को ओपन दिखाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और पता चले कि प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, डिफेंस क्या कह रहा है, और बाकी फैसला लोग जो हैं वो खुद ही उसको जो है वो कर लें तो बेहतर है। बहरहाल इसमें जो ही कंट्री की मुल्क की मुकम्मल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम एक मुकम्मल जवाब भी दे देंगे। लेकिन अभी तक तो चूँकि सिर्फ रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर की बात है, तो उसके ऊपर जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हम खुद भी समझते हैं कि बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसको काम जो है वो होना चाहिए, और इसमें हम जो रिफॉर्म्स हैं वो भी लेके आ रहे हैं और बाकी इदारों जो हैं उनका भी काम जो है वो करेंगे। एक चीज़ सिर्फ मैं ये बात करना भूल गया कि बहुत सारे मज़दूर जो हमारे बाहर जा रहे हैं, ओवरसीज़ जा रहे हैं, उनमें उनको लाजमी किया गया है कोविड टेस्ट। तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ये हदायत की है कि जो मज़दूर बाहर जा रहे हैं उनको कोविड का जो टेस्ट है उसमें खातिर खा एक रिलीफ देने के लिए सब्सिडी लाई जाए, ताकि वो जो कोरोना टेस्ट करवाते हैं वो उनको महंगा ना पड़े। उसके लिए ECC में समरी लाई जाएगी और मैकेनिज़्म क्रिएट किया जाएगा कि जो मज़दूर बाहर जा रहे हैं वो कोरोना टेस्ट जो है उसका वो हुकूमत उसके पैसे जो है वो दे सके। वज़ारत मनसूबाबंदी ने काबीना को माशी अशारियों के हवाले से एक तकाबली जायज़ा जो है वो पेश किया है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारी जो इस वक्त जो एक ओवरऑल सूरत हाल है वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी की है। अगरचे हमारी इंपोर्ट्स में जो है वो इजाफ़ा हुआ है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार 35% इजाफ़ा मशीनरी की इंपोर्ट में हुआ है, और उसमें से जो 88% इंक्रीज़ है वो टेक्सटाइल मशीनरी की जो इंपोर्ट है उसमें हुई है। और उसके अलावा जो दूसरी दो बड़ी इंपोर्ट्स हैं जिनका असल हमारा मसला जा रहा है वो एक तेल की है और एक हमारी पॉम ऑयल की है, जिससे कि घी बनता है। सो घी की जो इंपोर्ट है उसमें एक इस वक्त जब PTI की हुकूमत आई थी तो पॉम ऑयल तकरीबन $500-550 के ऊपर था, इस वक्त $1200-1250 के ऊपर चला गया इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से हमारी जो एक पॉम ऑयल इंपोर्ट है उसमें बहुत इजाफा नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ हमें इधर अपनी जो तेल है उसकी में एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मशीनरी की इंपोर्ट है 35%, वो बड़ी मुस्बत इंपोर्ट है, और इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन जो हो रही है टेक्सटाइल में, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो होपफुल है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है वो बहुत ग्रो करेगी, और ये आपके सामने ये चीज़ें जो हैं वो आएंगी। इसी तरीके से जो हमारा PSDP एक्सपेंडिचर है, यानी जो हमारे तरक्याती मंसूबे हैं, उनके ऊपर पिछले साल से 18% ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो अभी तक हो चुका है। एक्सपोर्ट्स में 29% की ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है, और इस 29% में जो टेक्सटाइल है उसका हिस्सा 88% है। इसी तरीके से जो फॉरेन रेमिटेंस है वो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक बार फिर अपनी धाक
जो है वो बताई है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 11.3% इंक्रीज़ है फॉरेन रेमिटेंसेस में, और अब तक 15.8 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पाकिस्तान में भिजवाई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग कई दफ़ा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, 3,500 अरब रुपया ओवरसीज़ पाकिस्तान भिजवा चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान में आया है, और इसीलिए आपने देखा है कि हमारी जो इनकम लेवल्स हैं उनमें खातिर ख्वाह इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। IT जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 48% इजाफा हुआ है, और फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए हैं 17.1% से, और इस वक्त तकरीबन 24 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो खड़े हैं। स्टेट बैंक और रिज़र्व इंक्रीज़ हुए हैं 31.8% से, और 17.7 बिलियन डॉलर जो है वो स्टेट बैंक के पास इस वक्त है। और ये आप देख लीजिए कि इसके बावजूद हमारा इजाफा है, जबकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और हमारा जो हमारा जो अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नज़र नहीं आ रही। और इससे एक ये भी साबित होता है कि हम जाली तरीके से, जिस तरह से इसहाक डार ने किया था कि एक जाली तरीके से जो डॉलर को उसके बाद वो अपना नया उसके ऊपर अपना जो एस्टीमेट है वो जारी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि तंबाकू की कीमत जो है वो 245 रुपये मुकर्रर की गई है, और ये किसानों को, स्पेशली जो हमारे पख्तूनख्वा में जो तंबाकू उगाने वाले काश्तकार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी कीमत जो है वो हुकूमत ने रखी है। आला अदलिया के अहकामात के पेश नज़र काबीना ने इस्लामाबाद में बिजली और गैस के नए मीटर्स की तनसीब में दरवेश रुकावटों को दूर करने के हवाले से कायम कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इस्लामाबाद के जो शहरी जो काफ़ी अरसे से जिनमें मीटर नहीं लग पा रहे थे, उनको मीटर जो है वो दिए जा सकेंगे। आसम रऊफ साहब को CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात किया गया है। स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन से मुतल्लिका रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम करने की मंजूरी दी गई है, क्योंकि ये मर्जर हो गया है कबायली इलाका जात का, तो इसलिए उनको जो है वो नए रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसमें दिए गया है। कौमी बैनुल मज़ाहिब हमांगी पॉलिसी के मज़ाबते की मंजूरी मौखर की गई है 1 हफ्ते के लिए, और बाद में ये 10 दिनों बाद दोबारा जो है वो आएगी। मोहम्मद यूसुफ साहब को दयामेर भाषा डैम कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इजाफी चार्ज दिया गया है 3 माह के लिए। और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो फ़ैसले हैं उनमें मंजूरी दी गई है फ़ैसलों की। वो मैंने सेंसस का जो है वो आपको पहले मैंने बता दिया, लेकिन उसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो लोग जो हैं वो ड्राई फ्रूट के शौकीन हैं उनको मैं बता दूं कि चलगोज़ों पर 45% ड्यूटी थी जो ख़त्म कर दी गई है। और जो सोशल मीडिया पे चलता था कि चलगोज़े बहुत महंगे हैं, चलगोज़े बहुत महंगे नहीं रहेंगे। अफ़गानिस्तान में ही हम इस वक्त एक्चुअली लोगों को, वहाँ के लोगों के जो इतने बुरे हालात हैं कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ रिलीफ मिले। और ये भी जो चलगोज़ों के ऊपर ड्यूटी ख़त्म करने का जो बुनियादी मकसद है वो भी ये है कि वो उनकी जो एक्सपोर्ट है उसमें ज़रा उनकी मदद की जा सके। और इस वक्त सीज़न है तो वो अपना कुछ वहाँ के जो लोग हैं उनकी इस तरीके से कुछ मदद जो है वो हो सके। इसी तरीके से जो दासू के मुकाम पर जो चीनी इंजीनियर जो अपनी जान से गए थे, बहुत ही अंदोनाक वाक़या था टेररिज्म का, उसके लिए 11.6 मिलियन डॉलर जो है वो मुआवजा के तौर के ऊपर जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान में जो बहुत सारी जो अशिया हैं उनको लिस्ट मंजूरी दी गई है जिनकी ट्रेड रुपी में हो सकेगी। 5G लाइसेंस और इससे जो मुतल्लिका अमूर हैं उनके लिए कमेटी जो है वो ख़ुसूसी एडवाइजरी कमेटी का क़याम दिया गया है। और इसके साथ CCLC के जो डिसीजन हैं उनमें उनकी जो तौसीक है वो की गई। उसमें जो इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021 भी शामिल है, जो सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर स्पेसिफिकली लॉ जो है वो बनाया गया है। इसी तरीके से कंपोजिशन गवर्निंग काउंसिल PBS की जो है उसकी जो मंजूरी दी गई है। हज और उम्रा रेगुलेशन एक्ट जो है उसकी मंजूरी दी गई है, और क्रिमिनल रिफॉर्म्स जो हैं उनकी मंजूरी दी गई है।
फैसल शेजान साहब को पैमरा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो तैनात किया जा रहा है। अमूर सरकार में बेहतरी लाने के लिए काबीना को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वफाकी डिवीजन्स को बोनस देने के हवाले से ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर एक जो शुरू किया गया था सिलसिला के परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स साइन होंगे और जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स में जो वजारतें और डिवीजन बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं उनके ऊपर उनको जो है वो ये बोनसेस दिए जाएंगे। जी जनाब। मौलाना फजल रफ़ात की क़यादत में इजलास जारी है, पीडीएम की बातों का गिराने के हवाले से लाया बनाएंगे। तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सर एक चीज़ दो चीज़ें हुई। एक तो सर आज जो पीटीआई का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गाजी अकबर, उसको हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया। तो सर क्या इस पर भी डिस्कशन हुई कैबिनेट में कि उसके ऊपर कानूनी चारा कोई चर्चा है? नहीं, ये एक्चुअली देखें हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें उन्होंने कहा कि ये इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है सही और उसको कर दूँगा। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपने 11 महीने से बल्कि साल से ज़्यादा लगा दिया ये फैसला करने में। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप हुकूमत जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप 2,500 अरब रुपए के जो क्लेम्स हैं वो अदालतों में स्टे में पड़े हुए हैं। मुझे आप बताइए, हुकूमत कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है उसके ऊपर जो है वो स्टे आ जाता है। और इस तरह से तो जो हमारी इसमें कोई मैकेनिज्म हमें चाहिए जिसमें हुकूमत का और अदालतों का कम से कम कोई ऐसा फोरम हो जिसके ऊपर जो स्ट्रेटजिक फैसले हैं, जो बात है उसके ऊपर कम से कम कोई बातचीत हो सके, उनके इल्म में तो लाया जा सके कि इसमें नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं। वो फैसला उन्होंने कर दिया, वो ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक तो ये पैमरा का मैंने पूछना था, ये तो आसिफ किची साहब का हुआ था, उसकी क्या वजह थी? उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो कुछ एतराज़ात लगाए थे, वो तब्दील हो गया। जी। दूसरा ये जो आसिफ रऊफ का किया है, इसके खिलाफ नैब के काफ़ी सारे केसेज हैं रिकॉर्ड पे, जिन पे खबरें भी आई है और पिछले मेरे ख्याल 10, 12, 15 साल से वो बैठे हैं। उस पर किसी ने समरी में भी, मैंने समरी देखी है, उसमें भी उसको मेंशन नहीं किया गया, चीज़ों को छुपाया है। नहीं, सब कुछ ही मेंशन किया हुआ। आसिफ रऊफ साहब का इंटरव्यू जो है वो हुआ है, काफ़ी उनका फ़र्क है बाकी कैंडिडेट्स के साथ। और अगर जो है किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर है वो डिनाई नहीं होगा। अगर कोई सब्सटेंटिव कोई चीज़ है तो आप दे दीजिएगा, उसको देख लेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब का सर सबसे इम्पोर्टेंट तो इस वक्त शहजाद अकबर वाली बात चल रही है और जिस तरह वो केसेस को लेके सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको सेंसस वाली बात बताई है। वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरह टॉक ऑफ द डे है उसमें क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जिस तरह वो लेके चल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने बड़े बड़े सबूत भी दिखाए हैं, तो हुकूमत को इससे फर्क पड़ेगा या इसकी कंटिन्यूटी में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, कंटिन्यूटी तो रहेगी। हुकूमत तो देखें, हुकूमत तो एक चल रही होती है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं, इतना फ़र्क उसमें कई दफ़ा पड़ता है लोगों का। ये भी